हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 विचित्र अधिकार। तो ये विचित्र अधिकार जो चैप्टर है ये है क्लास 6 से। समाज में व्याप्त एक गंभीर समस्या को हल्के फुल्के ढंग से पाठक के सामने लाने वाली ये छोटी सी कहानी वास्तव में बहुत बड़ी है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और धर्म के नाम पर ढोंगी साधुओं के पाखंडों का लेखक ने कैसा मज़ेदार पर्दाफाश किया, आइए पढ़ें। एक महात्मा फेरी पर जा रहे थे। एक नई नवेली बहू ने न तो उन्हें दक्षिणा में आटा डाला और न उन्हें रोटियां ही दी। महात्मा को गुस्सा आ गया। उसने ऐसी शान तो पहली बार ही बिगड़ी थी। रास्ते भर उसे कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए, बड़बड़ाते जा रहे थे कि रास्ते में सिर पर लकड़ियां की भारी गट्ठा उठाए बहू की सास मिल गई। उसे रोककर कहने लगे, कैसी कुलच्छनी बहू लाई हो जो हाथ की बजाय संतों को मुंह से उत्तर दे। क्या एक अंजलि भर आटे व एक रोटी से भी साधु सस्ता हो गया। महात्मा के भेष में एक कुत्ते जितनी की इज्जत नहीं रखी। मुंह के सामने ही साफ मना कर दिया। मुफ्तखोर साधुओं को देने के लिए आटा नहीं पिसा। अब तो घर घर बहुओं का राज होने लगा है। ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े दिन बाद खुद भगवान भी भूखे मरने लगेंगे। महात्मा की बात सुनकर सास आग बबूला हो आपे से बाहर हो गई। आत्मविश्वास के भाव से पूछा, क्या सच कह रहे हैं आप? नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? लगता है अब इन बहुओं के कारण हमें भी झूठ सीखना पड़ेगा। फिर तो ये दुनिया जीने के काबिल नहीं रहेगी। नहीं महाराज, आप अपने मुंह से ऐसी बात ना करें, सुनने से ही पाप लगता है। चलिए मेरे साथ। बड़ी आई नवाबजादी। जीभ न खींच लूँ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, चलिए ना मेरे साथ। महात्मा सास का ये रंग ढंग देख बड़े प्रसन्न हुए। बार बार मना करने पर भी उसके सिर का भारी गट्ठर अपने कंधे पर धरने के बाद ही वे उसके पीछे पीछे चले। सास गुस्से में पैर पटकती तेज चलती हुई बहू को दनादन गालियां निकाल रही थी। सुनकर महात्मा को भी अचरज हुआ कि इतनी गालियां तो भी नहीं जानते, पर मन ही मन बड़े खुश थे कि सास बहू के झगड़े में उनको 12 हो जाने हैं। लकड़ियों का भारी बोझ उन्हें फूलों की डालियां जैसा हल्का लगा। भार उतरने से सांस का मुंह और ज्यादा खुल गया। घर पहुंचते ही महात्मा जी से भार लेकर वो दनदनाती अंदर पहुंची। गले की पूरी ताकत से बहू को झिड़कते हुए उसने अंत में पूछा, बोल, तूने सचमुच महात्मा जी को मना कर दिया क्या? बहू ने धीमे से अपराधी के नाई हामी भरी। सास की आंच और तेज हो गई। बेशऊर कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते तू मना करे। महात्मा मन ही मन सोचने लगे कि आज तो ये झोली छोटी पड़ जाएगी। बड़ी लाते तो अच्छा रहता। उन्हें क्या पता कि सास इतनी भली है। उबलती हांडी के ढक्कन की तरह फदफदाते सास बाहर आई, पर खाली हाथ। गुस्से के उसी लहजे में बोली, भला आप ही बताइए, मेरे रहते वो मना करने वाली कौन होती है? मना करूँगी तो मैं करूँगी। ये अभी घर की मालकिन नहीं बनी। यूं मुंह बाए क्यों खड़े हैं? हाथ पांव हिलाते मौत आती है। खबरदार, कभी इधर मुंह किया तो इस घर की मालकिन हूँ तो मैं हूँ। एक बार नहीं 100 बार मना करूँगी। फौरन आप काला मुंह करिए यहाँ से। बेकार झिक करने की मुझे फुर्सत नहीं। महात्मा कुछ देर हक्के बक्के रह गए। समझते देर लगी। काटो तो खून नहीं, धरती फटे तो उसमें समा जाए। बेचारे महात्मा ने डरते सहमते अपने सिर पर हाथ फेरा। सचमुच लकड़ियों का गट्ठर तो सास उतार ले गई थी, फिर ये असह्य बोझ काहे का है? उनके पांव मानो धरती से चिपक गए हों। हमारे जो लेखक हैं विजय दान, उन्होंने कितने अच्छे से इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से शब्द अर्थ।
फेरी मतलब किसी इलाके में चक्कर लगाना, नवेली मतलब नई, दक्षिणा मतलब किसी कर्म आदि के बदले दिया जाने वाला दान, कोसते हुए मतलब बुरा भला कहते हुए, अंजलि भर मतलब दोनों हाथों को जोड़कर बना हुआ खाली स्थान जिसमें कुछ भर सकते हैं, के नाई मतलब के समान, बेशौर मतलब कम अकल, असह मतलब सहन शक्ति से बाहर। अन्य भाषा के शब्द जो दूसरे भाषा से लिए गए शब्द है उसमें देखते हैं क्या क्या है। उर्दू से लिया गया है काबिल, लायक, नवाबजादी, नवाब की बेटी, खबरदार, सावधान, फ़ौरन, तुरंत, लहजा मतलब बोलने का ढंग। देशज जो शब्द हैं कुलच्छनी, बुरे स्वभाव वाली, मुफ्तखोर, मुफ्त के खाने वाले, दनादन मतलब लगातार, डालियाँ मतलब टोकरी, झोली मतलब कपड़े की थैली, हांडी मतलब मिट्टी का गोलाकार बर्तन, झिकझिक मतलब कहा सुनी, काहे का मतलब किसका। अब कुछ मुहावरे देखते हैं। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, आपे से बाहर होना, गुस्से से भर जाना, पौ बारा होना मतलब लाभ प्राप्त करना, ज़्यादा मुँह खोलना मतलब कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र होना, आँच और तेज होना मतलब अधिक भड़क जाना, हक्के बक्के रह जाना, हैरान रह जाना, मुँह काला करना मतलब अपमानित होकर निकलना। देखेंगे बच्चों मौखिक प्रश्न। पहला है महात्मा की शान कैसे बिगड़ी थी? एक नई बहू ने उन्हें दान दक्षिणा में आटा या रोटियां नहीं दी थी। दूसरा है सास की प्रतिक्रिया देखकर महात्मा प्रसन्न क्यों हुए? महात्मा को उसके घर से अच्छी मात्रा में दान दक्षिणा की आशा हो गई थी। तीसरा है महात्मा को लकड़ियों का बोझ कैसा लग रहा था और क्यों? महात्मा के मन में खुशी भरी थी इसलिए बोझ भी हल्का लग रहा था। नंबर 4 है सास गुस्सा क्यों हो रही थी? अपने बहू द्वारा किए गए दक्षिणा के इनकार से सास को गुस्सा आ रहा था। अब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में महात्मा जी बहू को क्यों कोस रहे थे? बहू का दान न देना महात्मा को अपना भारी अपमान लगा, इस कारण वे बहू को कोस रहे थे। दूसरा है शिकायत सुनकर सास पर क्या प्रभाव हुआ? शिकायत सुनकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। नंबर 3 है सास के साथ लौटते समय महात्मा के मन में क्या विचार आ रहे थे? महात्मा सोच रहे थे कि सास बहू के झगड़े में उन्हें बहुत लाभ होगा। नंबर 4 क्या ये महात्मा सच्चे ईश्वर भक्त हैं? सकारण स्पष्ट कीजिए। नहीं। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। घर पहुंचकर सास ने बहू से कैसा व्यवहार किया? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं। गुस्से में भरी सास ने घर पहुंचकर गले की पूरी ताकत से बहू को छिड़का। अंत में पूछा कि क्या उसने सचमुच महात्मा जी को मना किया? उसके हाँ कहने पर वो और गुस्से में भर गई। दूसरा है अंत में महात्मा को क्या दक्षिणा मिली और क्यों? तो इसका उत्तर है महात्मा को कुछ नहीं मिला, वो खाली हाथ अपना सा मुंह लेकर लौटे क्योंकि सास भी दान दक्षिणा देने के पक्ष में नहीं थी। उसने लालची, ढोंगी, आलसी और कमज़ोर साधु को डांटकर भगा दिया। नंबर 3 किसने कहा और क्यों कहा? पहला है लगता है अब इन बहुओं के कारण हमें भी झूठ सीखना पड़ेगा। महात्मा ने सास से, क्योंकि सास को महात्मा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। ख है तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते तू मना करे। ये सास ने बहू से कहा था क्योंकि वो स्वयं मना करके साधु को सबक सिखाना चाहती थी। अब आ जाइए नंबर 4 पे। कहानी का शीर्षक विचित्र अधिकार क्यों रखा गया है? क्योंकि व्यक्ति के बिना किसी जिम्मेदारी के या कर्तव्य निभाए बिना दूसरों से बहुत कुछ पाने की आशा रखता है और न मिलने पर अधिकार से लेना पड़ता है। नंबर 5 लकड़ी की गट्ठर सिर से उतारने के बाद भी महात्मा को कौन सा बोझ असह्य लगा होगा और क्यों? तो इसमें लिखेंगे महात्मा के सिर से लकड़ी की गट्ठर का बोझ तो उतर गया था, परंतु उसके बाद सास ने जिस ढंग से उन्हें अपमानित किया था उसका बोझ उन्हें असहनीय प्रतीत हो रहा था। वे अपमान के बाद बोझ से दबकर मानो ज़मीन में गड़ते जा रहे थे। अब देखेंगे नंबर 6 का प्रश्न। सास बहू के घर से लौटते हुए महात्मा के मन में क्या विचार आए होंगे? ये कहानी कौन सी सच्चाई उजागर करती है? तो इसमें लिखे सास बहू के घर से लौटते हुए महात्मा सोच रहे होंगे कि यदि वे मेहनती होते और कोई काम धंधा करते तो आज उन्हें इतना अपमान सहन नहीं करना पड़ता। कहानी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड की सच्चाई को उजागर करती है, साथ ही इनका विरोध करने की प्रेरणा भी देती है। अब आ जाएंगे हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। महात्मा की बात पर सास को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि, तो इसका उत्तर 4th वाला सही है। सास को बहू से ऐसे व्यवहार की आशा न थी।
दूसरा है ख, सास के पूछने पर बहू ने स्वयं को अपराधी महसूस किया क्योंकि, तो इसमें है बहू को लगा अन्न न देकर उसने बड़ी गलती की। अब नंबर 2 पे है हाथ पांव हिलाते मौत आती है। ये किसने कहा, उसका संकेत किस ओर है? सास ने कहा था कामचोर और आलसी साधु की ओर। दूसरा है इससे उसके किस स्वभाव या विशेषता का पता चलता है? तो इसमें लिखेंगे सास स्पष्टवादी थी, वो भीख को गलत बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। अब देखेंगे ग्रामर पोर्शन से ऐसे ही कुछ शब्द भाषा प्रयोग नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनके सांकेतिक अर्थ क्या होंगे? सांकेतिक अर्थ बताना है। दनादन गालियाँ निकाल रही थी मतलब लगातार। दनादनी अंदर पहुंची मतलब गुस्से से पैर पटकती। ग है उबलती हांडी के ढक्कन की तरह फटफटाते सास बाहर आई मतलब गुस्से से भरी हुई। यूं मुंह बाए क्यों खड़े हैं, आशा से मुंह ताकते। अपना काला मुंह करिए यहाँ से मतलब यहाँ से दफा हो जाइए। अब है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। केवल 3 बिंदुओं ही लिखे, सिर्फ 3 लिखना है। तो महात्मा मन ही मन सोचने लगे कि आज तो ये झोली छोटी पड़ जाएगी, बड़ी लाते तो अच्छा रहता। इसमें जो महात्मा हैं क्या है ये? तो ये जातिवाचक संज्ञा है और ये पुल्लिंग है और ये एकवचन है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो शब्द है सोचने लगे, तो सोचने लगे इसमें हमें बताना है कौन कौन से पद हैं। 3 पद बताने हैं। तो पहले इसमें अकर्मक क्रिया है और ये पुल्लिंग है और ये भूतकाल है। दूसरा है ये जो शब्द है वो झोली से पहले यूज़ किया गया है, तो ये संज्ञा का सार्वनामिक विशेषण है। और क्योंकि झोली स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे पद भी स्त्रीलिंग होगा और ये एकवचन है। अब आ जाइए छोटी शब्द के बारे में बात करेंगे। तो ये गुणवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है। जाएगी, तो जाएगी अकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, भविष्यकाल है। अब आखिरी जो शब्द है वो है अच्छा। ये बताइए अच्छा क्या है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेष्यों के लिए कहानी में प्रयुक्त विशेषण चुनकर लिखिए। तो बहू के लिए क्या लिखेंगे? नई नवेली। साधु के लिए ढोंगी। गट्ठर के लिए भारी और हाथ खाली। अब नंबर 4 पे आइए। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बेशऊर शब्द में उपसर्ग क्या है? बे। इसमें 4 ऑप्शन है बेश, बे, उर, बेशऊर। तो इसमें जो बे शब्द है वो हमारा उपसर्ग है। ख में है बुरा भला जैसा शब्द युग्म है। दूसरा शब्द बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है घर, हाथ, मुंह, साफ सुथरा या उल्टा सीधा। तो इसमें जो 4th वाला है वो राइट आंसर है, उल्टा सीधा। अगला है दार प्रत्यय किसमें नहीं लगता। तो इसमें 4 ऑप्शन है उद, दुकान, रिश्ते या चौकी। तो इसमें जो राइट आंसर है ये उद है, उद में नहीं लगेगा। अगला है घ, नौ के अनेकार्थी। तो नौ का अनेकार्थी है नौ और नया। तो बच्चों चैप्टर 16 क्लास 6 से विचित्र अधिकार यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो की सहायता से आप चैप्टर को समझे होंगे, पढ़े होंगे और अभ्यास कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।